जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश माथनकर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। और हमारी हिंदी टेस्ट सीरीज़ की आज चौथी श्रृंखला का वीडियो है। ये मतलब 14 नंबर का 14 नंबर का वीडियो है। और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ जोड़ा जाए, जिसमें कि सीटेट वगैरह के क्वेश्चन हैं, एमपी टेट के क्वेश्चन हैं, यूपी टेट के क्वेश्चन हैं, रीट के क्वेश्चन हैं और बहुत सारे अलग अलग जगह के क्वेश्चन इकट्ठे करके आपको उसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस की अगर बात करें तो उसका स्थायी भाव जो होता है वो होता है निर्वेद या शम भी कहते हैं, कई जगह शम या निर्वेद या वीतराग भी कहते हैं। तो और रति जो होता है बेटा ये होता है आप लोगों का श्रृंगार रस का। भय जो होता है ये आप लोगों को पता है भयानक रस का है। और शोक जो है वो करुण रस का है। तो इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं रसों के स्थायी भाव को भी आप लोग रस को समझ सकते हैं। एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का यह क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को और भी आ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आपके पास प्रश्न नंबर 162। निम्न में से एक ऐसा माध्यम बताइए जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। हम किसके माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं? तो वो बहुत अच्छे से हम लोग करते हैं भाषा के माध्यम से। अब वो चाहे कोई भी भाषा हो सकती है, हमारी क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है, बोली भी हो सकती है ना। इसके अलावा जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं वहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 163 नंबर का। निम्नलिखित में से मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? अगर मनोहर शब्द को हम लोग देखें तो शब्द बन जाएगा मनः प्लस हर। मनः प्लस हर शब्द से बन जाएगा, मतलब यहाँ विसर्ग का ओ में बदलना हुआ है। विसर्ग किस में बदला है? ओ में बदला है। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। ठीक है बेटा, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। प्रश्न नंबर है हमारे पास 164 नंबर का प्रश्न है। लोकोक्ति दी गई है, लोक प्लस उक्ति शब्द से बना है और लोकोक्ति शब्द में जो है गुण स्वर संधि है। लोकोक्ति शब्द में कौन सी संधि है बेटा? गुण स्वर संधि है। और यहाँ लोकोक्ति दी गई है, नक्कर खाने में तूती की आवाज़। ये आवाज़ शब्द जो है वो गलत लिखा हुआ है व्यापम की तरफ से। मैं इसको सही कर देता हूँ। सही जो होगा इसके नीचे नुक्ता लगता है तब ये सही होता है। इसको कहते हैं आवाज़। क्या कहते हैं बेटा? आवाज़ कहते हैं, आवाज़। तो नक्कर खाने में तूती की आवाज़ का निम्न में से क्या अर्थ है? एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा का ही यह क्वेश्चन है। खूब परिश्रम करना ये नहीं होगा, टकटकी लगा कर देखना ये भी नहीं होगा। बड़े लोगों के बीच छोटों की कौन सुनता है? यह इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सही उत्तर कौन सा होगा? सी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है 165 नंबर का। निम्न में से कर्तव्य परायणता में कौन सा समास है? तो शब्द बन जाएगा यहाँ पर कर्तव्य प्लस परायण प्लस ता से बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्तव्य परायण। तो कर्तव्य से परायण बोलते हैं या उसको विमुख बोल देते हैं, अलग होने की बात कर रहा है, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। पर यहाँ ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, सीधा तत्पुरुष लिखा है। तो आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? तत्पुरुष समास लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो कर्तव्य प्लस परायण शब्द से बना सकते हैं इसको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 166 नंबर का प्रश्न है। 66 नहीं होता है, 66 नहीं होता है, 66 होता है। क्या होता है बेटा? 66 होता है। 66 बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? 66। निंदा करने योग्य के लिए एक शब्द का चयन करना है। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि एकार्थी वगैरह पढ़ने चाहिए तो आप लोगों को पता है दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें हिंदी का जो आप लोग फोल्डर खोलेंगे, बहुत सारे अलग अलग फोल्डर बने हैं, तो उसमें आप लोगों को एकार्थी का एक टॉपिक मिल जाएगा, उसको ध्यान से पढ़िएगा।
निम्न में से निंदा करने योग्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो उसका सही शब्द हो जाएगा निंदनीय। क्या हो जाएगा बेटा? निंदनीय। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 167 नंबर का। इनमें से या निम्न में से विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? यह भी क्वेश्चन वर्ग 3 का ही है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? विद्वानी, विदुषी, विदूषक, विदूषिका। तो बेटा सही आंसर जो होता है विद्वान का विदुषी होता है। क्या होता है? विदुषी होता है। तो सही आंसर लगाएंगे हम लोग बी। क्या लगाया हम लोगों ने? सही उत्तर बी। अगला प्रश्न है 168 नंबर पर। व्याकरण शिक्षण पाठ का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा प्रकार जो है व्याकरण शिक्षण पाठन या पाठ का नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसकी पूरी व्याख्या और डिटेल करके मैंने रखा हुआ है। व्याकरण शिक्षण पाठ का प्रकार नहीं है। व्यवहारिक व्याकरण पाठ, प्रासंगिक व्याकरण पाठ, औपचारिक व्याकरण पाठ, अनौपचारिक व्याकरण पाठ। तो इसका सही उत्तर जो है बेटा वो है अनौपचारिक व्याकरण पाठ। 168 नंबर का सही उत्तर है आपका डी। आइए थोड़ा सा इसकी व्याख्या करते हैं, डिटेल जानने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्याख्या में, व्यवहारिक व्याकरण पाठ इस प्रकार के पाठ में पहला प्रकार जो होता है व्यवहारिक प्रकार, दूसरा है प्रासंगिक, अगला है, तीसरा है औपचारिक, बाकी और भी मिलेंगे। इस प्रकार के पाठ में व्याकरण को भाषा के प्रयोग के साथ सिखाया जाता है। जब बच्चों को पाठ पढ़ाया जाता है उसी बीच में अगर कोई व्याकरण की चीज़ें आ रही होती है तो उसी के दौरान समझाया जाता है। उदाहरण के लिए कहानी, कविता या लेख पढ़ते समय व्याकरण के नियमों को समझाया जाता है। बीच में अगर मान लीजिए कहीं मिश्रित वाक्य का प्रयोग हुआ है, कहीं सरल वाक्य का प्रयोग हुआ है, कहीं संयुक्त का हुआ है, नकारात्मक का हुआ है, तो वहाँ उसी चीज़ को तुरंत समझा दिया जाता है। उसको कहते हैं व्यवहारिक व्याकरण पाठ। दूसरा है प्रासंगिक व्याकरण पाठ। इस प्रकार के पाठ में व्याकरण को किसी विशिष्ट विषय या संदर्भ से जोड़कर सिखाया जाता है। उदाहरण के लिए है, यदि कोई छात्र किसी विषय पर लिख रहा है तो शिक्षक उस विषय से संबंधित व्याकरण त्रुटियों को ठीक करते हुए व्याकरण सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हिंदी ना पढ़कर सामाजिक अध्ययन का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस बीच में भी कुछ गलतियां कर दी बच्चों ने लिखते समय, तो उस समय कोशिश करते हैं कि उनको सही सिखाया जाए। अगला है औपचारिक व्याकरण पाठ। इसमें क्या है? इस प्रकार के पाठ में व्याकरण के नियमों को सीधे तौर पर प्रस्तुत किया जाता है और उनका अभ्यास भी करवाया जाता है। जैसे कि कक्षा में हम लोग कई बार करते हैं कि पहले बच्चों को पूरी व्याकरण पढ़ा दी जाए और उसके बाद उसका अभ्यास कराते हैं, जैसे कि मैं अक्सर करते रहता हूँ। इस 3 प्रकार के पाठों के अलावा व्याकरण शिक्षण की कई विधियाँ भी है जो उपयोग में लाई जाती है, जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि। ये विधियों के नाम भी आप लोगों ने पढ़े होंगे और ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। आगमन निगमन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। संसर्ग विधि के कुछ अन्य नाम भी पूछे जाते हैं। इस विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर छात्रों को स्वयं नियम तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहन या प्रेरित किया जाता है कि पहले उदाहरण समझा दिया गुरुजी ने, फिर कहा कि बेटा इसका नियम आप लोग खुद बनाकर देखिए, कोशिश कीजिए। अगला है निगमन विधि। निगमन विधि जो होती है इसमें क्या होता है कि पहले बच्चों को नियम पढ़ा दिए जाते हैं और फिर उनके ऊपर उसको उदाहरण सॉल्व कराया जाता है। जैसे हम लोग संधि वगैरह में करते हैं कि पहले संधि के नियम बता दिए फिर उसके बाद में उदाहरण कराते हैं। परंतु कई बार क्या होता है कि समास वगैरह या बाकी टॉपिक में क्या करते हैं कि पहले उदाहरण समझा देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा उदाहरण हो सकता है, फिर उसके नियम लिखवा दो। अगला है भाषा संसर्ग विधि। अव्याकृति विधि भी कहते हैं या प्रणाली भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ से भी मिलेगा। और अगर आप लोगों को इसकी व्यवस्थित और विस्तार से जानकारी चाहिए तो वर्ग 3 का जो पात्रता परीक्षा के लिए मैंने हिंदी का जो पेडागॉजी की जो क्लासेस ली है, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा चैनल पर, तो आपको बहुत अच्छे से जो व्याकरण होती हैं उसके जो नियम कायदे हैं व्याकरण पढ़ाने के, वो सारे के सारे सिद्धांत वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर जाकर बहुत अच्छे से पढ़िएगा। दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिए और पढ़िए। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, कमेंट्स जरूर करिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला है इस भाषा संसर्ग विधि या अव्याकृति प्रणाली। इस विधि में व्याकरण को भाषा के प्रयोग के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे कि कहानी, कविता या लेख पढ़ते समय तो व्याकरण भाषा का प्रयोग करते समय, मतलब अगर आप लोग कहीं प्रयोग कर रहे हो और उसी बीच में कोई बात आ गई, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, कोई प्रयोग कर रहा हूँ, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा था कौन सा, लोकोक्ति
है ना, कि नकर खाने में तूती की आवाज़। तो वहाँ पर मैंने कहा था कि लोकोक्ति शब्द में लोक प्लस उक्ति शब्द से बना है, मतलब गुण स्वर संधि है। तो मुझे बहुत अच्छे से नियम याद है तो मैंने तुरंत बता दिया। ऐसे कहते हैं इसको भाषा संसर्ग विधि। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 169 नंबर का प्रश्न। कहता है कि करण शिक्षण, नहीं वो करण नहीं है बेटा, व्याकरण है वो, है ना, यहाँ गड़बड़ हो गया मुझसे, व्याकरण है बेटा वो, पूरा शब्द ऐसा लिखा है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है। तो देखिए, आगमन विधि भी आपने अभी नाम पढ़ा, निगमन विधि भी पढ़ा, अव्याकृति प्रणाली भी पढ़ा, इसी को कहते हैं भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि नाम ऊपर लिखे हुए आप देख लेना। कक्षा अभिनय जो विधि होती है वो बेटा व्याकरण में नहीं आती, व्याकरण शिक्षण में नहीं आती, ये नाटक में आती है। कहाँ आती है बेटा? नाटक में प्रयोग की जाती है, नाटक अभिनय में प्रयोग की जाती हैं, उसको कहते हैं कक्षा अभिनय प्रणाली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आज का अंतिम और महत्वपूर्ण, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए इतने ही क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? सुग्गा का मतलब समझते हो? सुग्गा ये तोता का पर्यायवाची है बेटा। किसका पर्यायवाची है? तोता का। और तोता क्या करता है कि हम एक बार उसको कोई चीज़ रटा दिए तो वो उसी को बार बार रिपीट करते रहता है। तो इसमें बेटा कौन सा नहीं होता है? इसमें अगर देखा जाए तो आगमन प्रणाली भी नहीं यूज़ होती है, भाषा संसर्ग भी नहीं होती है, पाठ्य पुस्तक प्रणाली और आगमन प्रणाली। अच्छा, आगमन दो जगह हो गया, कोई बात नहीं। इसका सही उत्तर जो है वो है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। पाठ्य पुस्तक का मतलब ये होता है कि पुस्तक को पढ़ते पढ़ते याद करवाना। देखो मैं इसको व्यवस्थित यहाँ पर व्याख्या करके भी आपको बता रहा हूँ। इस विधि में व्याकरण की पुस्तक के आधार पर, देखो मैंने कहा ना व्याख्या, कौन सा नाम लिखा है यहाँ पर, ध्यान से पढ़िए इसको, पाठ्य पुस्तक प्रणाली। व्याकरण की पुस्तक के आधार पर व्याकरण का अध्ययन कराया जाता है जो एक निर्धारित पाठ्य पुस्तक होती हैं। शिक्षक पहले पुस्तक से नियमों की व्याख्या करते हैं, फिर विद्यार्थी उन नियमों और उदाहरणों को कंठस्थ कर लेते हैं। तो ये सुग्गा प्रणाली की तरह हो गया। सुग्गा मतलब एक तोते की तरह हो गया, और तोता जो है उसको फिर रटते रहता है ना, जैसे राम राम भज जपना, है ना, इस तरह से तोते का जो काम होता है ना, मिट्ठू मिट्ठू पानी दे तोता तोता, या कई जगह बोलते हैं राम राम भैया, ऐसे कई सारे तोते को सिखाते रहते हैं। वैसे ये भी है कि इसमें व्याकरण में पुस्तक के आधार पर पहले व्याकरण का अध्ययन कराया जाता है जो कि एक निर्धारित पाठ्य पुस्तक से मिलती होती हैं, और शिक्षक पहले पुस्तक से नियम की व्याख्या करते हैं, फिर विद्यार्थी उन नियमों और उदाहरणों को कंठस्थ कर लेते हैं। तो ये थे आज के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले प्रश्न हम लोग फिर लेकर मिलेंगे। 15 वीडियो नंबर हमारा जो कल आएगा उसमें आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छे से और पूरा विस्तार के साथ पढ़ाने का और बताने का प्रयास किया है। तो आज के लिए इतना ही। इतिश्री, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगले